हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 पॉलिटिकल साइंस। जिन भी स्टूडेंट्स का है ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं मेजर पेपर 8 से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले क्लास में हो चुका है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेजर पेपर 8 का हो चुका है। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इससे पहले हम 4 पार्ट में वीडियो देख चुके हैं। 4 पार्ट में थ्योरी क्लास चैप्टर फर्स्ट का हो चुका है। अब ये पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में आप सभी को होने क्या वाला है, तो पार्ट 5 में होने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम मेजर पेपर 8 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो भी टॉपिक बच गया था वो आपका इसी क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी को करना क्या है कि वीडियो में अंत तक बने रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को एक एक क्लास को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछा है, उपागम का अर्थ और प्रकृति तथा तुलनात्मक राजनीति में पारंपरिक और आधुनिक उपागम में अंतर बताइए। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा गया है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एन अप्रोच डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसमें आपको लिखना क्या है, प्लस में आपको समझते भी चलना है। तो चलिए हम आप सभी को समझा देते हैं। तो उपागम का अर्थ है कि किसी विषय या समस्या का अध्ययन करने का तरीका या फिर दृष्टिकोण। तो इसका कहने का मतलब है कि उपागम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने या समझने का तरीका को हम उपागम कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि किसी भी विषय या समस्या को जब हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के लिए जो तरीका या फिर दृष्टिकोण हम अपनाते हैं उसी को उपागम बोलते हैं। आगे लिखा गया है कि राजनीति विज्ञान में उपागम यह बताता है कि राजनीति, राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाए। इसका कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान में उपागम आपको यह बताता है कि राजनीति का, राज्य का, सरकार का और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाए। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाए, यह बताने का काम करता है उपागम। आगे लिखा गया है कि उपागम की प्रकृति यह होती है कि वह अध्ययन को व्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक बनाता है तथा शोधकर्ता को दिशा प्रदान करता है। तो उपागम हमारी मदद करता है कि ये जो अध्ययन होता है वो व्यवस्थित तरीके से हो, यानी सही क्रम में हो, तर्क के साथ हो और वैज्ञानिक तरीके से करने में मदद करता है। इन सभी तरीकों से अध्ययन करने में मदद करता है और बताता है कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे समझना है। तो ये मदद करने का काम उपागम करता है। अलग अलग उपागम राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हैं, जैसे संविधान, कानून, राजनीतिक व्यवहार, संस्थाएं, सामाजिक कारक आदि। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके का उपागम होता है जो कि राजनीति के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि कोई कानून पर ध्यान देता है, तो कोई संविधान पे, तो कोई व्यवहार पे, या फिर कोई समाज या अर्थव्यवस्था पे। तो इन बहुत सारे तरीके का उपागम के बारे में आप पढ़ चुके होंगे क्लास में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी आपको और लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए आपको 6 से 7 पेज में इसका आंसर लिखना होगा। आगे आपको लिखना है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक और आधुनिक उपागम के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। इसका मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने का 2 तरीका अपनाया गया है। पहला है आपका पारंपरिक और दूसरा है आधुनिक। तो ये दोनों तरीका में काफ़ी फ़र्क होता है। इन दोनों का जो तरीका होता है अध्ययन करने का, वो काफ़ी इन दोनों में अंतर होता है। आगे लिखा गया है कि पारंपरिक उपागम मुख्य रूप से संविधान, कानून, इतिहास और राजनीतिक दर्शन पर आधारित होता है तथा इसका अध्ययन मूल्य आधारित और सैद्धांतिक होता है। तो पारंपरिक उपागम में संविधान, कानून, इतिहास और अच्छे बुरे के विचार को पढ़ा जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि क्या होना चाहिए, बल्कि ये नहीं बताया जाता है कि क्या हो रहा है। तो इसमें राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के कानूनी ढांचे का वर्णन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें यह बताया जाता है कि सरकार कैसे बनी, संसद के अधिकार क्या है, या फिर राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, यानी कानून के हिसाब से विवरण दिया जाता है। आगे लिखा गया है कि इसके विपरीत आधुनिक उपागम वैज्ञानिक और व्यवहारिक होता है, जिसमें राजनीतिक व्यवहार, मतदान प्रक्रिया, राजनीतिक दल, दबाव समूह और
जनमत का अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आधुनिक उपागम कानून से ज़्यादा असल राजनीति को देखता है। असल राजनीति का मतलब है कि आधुनिक उपागम यह देखता है कि लोग वोट कैसे देते हैं, दल कैसे काम करता है और दबाव समूह कैसे असर डालता है लोगों पे, जनता क्या सोचती है नहीं सोचती है, लोग कैसे काम करते हैं, राजनीतिक दल या फिर दबाव समूह ये सब कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ देखने का काम कौन करता है? वो करता है आपका आधुनिक उपागम। तो आगे लिखा गया कि आधुनिक उपागम में सर्वेक्षण, आंकड़े और प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है और यह मूल्य निरपेक्ष तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें सर्वे, डाटा, आंकड़े का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यह ज़्यादा वैज्ञानिक होता है। और आगे इसका मतलब है कि यह उपागम यह नहीं कहता है कि बुरा अच्छा बुरा क्या है, बल्कि ये तथ्य के आधार पर विश्लेषण देता है, यानी ये विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। तो अंततः कहा जा सकता है कि पारंपरिक उपागम राजनीति का कानूनी और सैद्धांतिक अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक उपागम राजनीति के वास्तविक व्यवहार और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो इसका मतलब है कि पारंपरिक उपागम क्या करता है कि कानून के साथ साथ सिद्धांत का भी अध्ययन करता है। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक उपागम की, तो आधुनिक उपागम क्या करता है कि असल में राजनीति कैसा है इसको देखता है और लोगों का व्यवहार कैसा है ये सब चीज़ जानने का काम करता है आधुनिक उपागम। आगे लिखा गया है कि आज तुलनात्मक राजनीति में दोनों उपागम का संयुक्त प्रयोग किया जाता है ताकि राजनीति को वैज्ञानिक, व्यापक और वैज्ञानिक रूप में समझा जा सके। इसका मतलब है कि आज सिर्फ एक उपागम का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि दोनों उपागम को मिला करके पढ़ा जाता है ताकि दोनों मिलकर पढ़ने में राजनीति को पूरी और सही तरीक़ा से समझा जा सके। दोनों को मिला करके राजनीति को अच्छे तरीके से समझा जा सके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागम का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन इनके कई सीमाएं भी हैं। तो इसका मतलब है कि पारंपरिक उपागम ने तुलनात्मक राजनीति को समझने में बहुत ही मदद किया है, लेकिन इसमें कुछ दोष, इसमें कुछ कमियां भी है, इसकी कुछ सीमाएं भी है। आगे लिखा गया है कि पारंपरिक उपागम मुख्यतः ऐतिहासिक, संस्थागत, विधिक और दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित थे। तो इसका मतलब है कि पारंपरिक उपागम 4 बातों पर टिका हुआ। पहला इतिहास पे, दूसरा संस्थाएं पे और तीसरा कानून पे और चौथा है दर्शन पे। ये ऐतिहासिक उपागम, संस्थागत, विधिक और दार्शनिक ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में, तो अब वहाँ से जाकर के डिटेल में पढ़ लेंगे। आगे लिखा गया है कि इन उपागम में राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संविधान, कानून और ऐतिहासिक विकास के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें यह देखा जाता है कि संविधान क्या कहता है, कानून कैसे बना, संस्था इतिहास में कैसे विकसित हुई, यानी कानून और ऐतिहासिक भाषा की पढ़ाई के आधार पर इसमें अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण अधिकतर वर्णनात्मक और मानकात्मक था तथा इसमें राजनीतिक व्यवहार के बजाय संस्थाओं और सिद्धांतों पर अधिक जोर दिया गया। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे वर्णनात्मक का मतलब होता है बस बताना, यानी डिस्क्रिप्शन देना, और मानकात्मक का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि इसमें विश्लेषण कम और विवरण ज़्यादा दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें यह नहीं देखा गया कि लोग कैसे सोचते हैं, वोट क्यों देते हैं लोग, बल्कि इस पे ध्यान दिया गया संस्था और सिद्धांत को पढ़ने पर ही ध्यान दिया गया था। इसका कहने का मतलब है कि राजनीतिक व्यवहार के बजाय संस्था और सिद्धांत पर अधिक जोर दिया गया था। लोगों को व्यवहार के बजाय क्या किया गया कि सिद्धांत और संस्था पे ज़्यादा जोर दिया गया। आगे लिखा गया कि इन उपागमों की मुख्य आलोचना यह है कि ये राजनीति के वास्तविक व्यवहार और प्रक्रिया की अपेक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि ये असली राजनीति कैसे चलती है इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, बल्कि इसको नज़रअंदाज किया गया था। आगे लिखा गया कि पारंपरिक उपागम में मतदान, व्यवहार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत और सामाजिक आर्थिक कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी बात है जिसको महत्व नहीं दिया गया था, जो कि है आपका वोटिंग व्यवहार, राजनीतिक पार्टियां, दबाव समूह,
जनता की राय, अमीरी, गरीबी, शिक्षा, इन सभी को महत्व नहीं दिया गया था। इसके अलावा ये उपागम अवैज्ञानिक और मूल्य आधारित थे तथा इनमें सांख्यिकी और अनुभवजन्य शोध विधियों का अभाव था। इसका मतलब है कि ये उपागम वैज्ञानिक तरीके से नहीं बल्कि विचार और मूल्य के आधारित पे ही ये काम करता था, यानी ये मूल्य आधारित था। तो इनमें सांख्यिकी और अनुभवजन का मतलब है कि इनमें क्या किया जाता था कि आंकड़े और सर्वे और रिसर्च का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आगे लिखा गया कि पारंपरिक दृष्टिकोण अधिकतर पश्चिमी देशों और औपचारिक संस्थाओं तक सीमित था। इसका कहने का मतलब है कि ये जो उपागम है यूरोप, अमेरिका जैसे देश, संसद, न्यायालय जैसे संस्थाओं तक ही सीमित रह चुका था, तो जिससे विकासशील देशों की राजनीति को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। इसका कहने का मतलब विकासशील देश का मतलब है भारत, अमेरिका जैसे देश की राजनीति, इनसे ठीक तरीके से नहीं समझा जा सका। कहने का मतलब है कि ये ठीक तरीके से इसकी राजनीति को नहीं समझ पा रहे थे। आगे इसमें आपको और लिखना है कि हालांकि पारंपरिक उपागम का महत्व यह है कि उन्होंने तुलनात्मक राजनीति को एक व्यवस्थित अध्ययन का आधार दिया। इसका मतलब है कि फिर भी इन उपागमों ने तुलनात्मक राजनीति को एक ढांचा और दिशा दिया, संविधान तथा संस्थाओं की समझ विकसित की। इसका मतलब है कि संविधान और संस्थाओं को समझने में इनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आधुनिक राजनीति की जटिलता को समझने के लिए केवल पारंपरिक उपागम पर्याप्त नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि आज की राजनीति बहुत जटिल है, इसे सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि दोनों तरीका अपनाना चाहिए इसको अध्ययन करने के लिए। इसीलिए आज तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी प्रणाली और संरचनात्मक कार्यात्मक उपागमों के साथ पारंपरिक उपागम को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि आज पुराने और प्लस में नए उपागम दोनों को मिलाकर के राजनीति को पढ़ा जाता है, यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का उपयोग करके राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आप सभी से कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आधुनिक उपागम का संक्षिप्त विवेचन दीजिए, यानी ब्रीफली डिस्कस द मॉडर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम पढ़ चुके थे, मॉडर्न अप्रोच पढ़ना बच गया था, तो आज हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लेते हैं मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी। इसमें आपको लिखना है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आधुनिक उपागम का विकास 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इसका कहने का मतलब है कि आधुनिक तरीके से तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने की शुरुआत लगभग 1950 के आसपास हुई थी। आगे लिखना है कि आधुनिक उपागमों का उद्देश्य राजनीति का वैज्ञानिक, व्यवहारिक और अनुभवजन्य अध्ययन करना है। इसका कहने का मतलब है कि आधुनिक उपागम ये चाहते थे कि राजनीति को वैज्ञानिक तरीके से लोगों के व्यवहार के आधार पर और तथ्य और आंकड़ों से समझा जाए, तो इन सब की मदद से इसका अध्ययन किया जाए, ये चाहते थे आधुनिक उपागम। आगे लिखा गया है कि इनमें केवल संविधान और संस्थाओं के बजाय राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक आर्थिक कारक, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया। तो इसका मतलब है कि इनमें यह क्या देखा गया है, इनमें यह देखा गया कि अब सिर्फ इसमें यह नहीं देखा गया कि संविधान क्या कहता है, संसद कैसे बना है, बल्कि यह भी देखा गया था इसमें कि लोग राजनीति में कैसे भाग लेते हैं, समाज और अर्थव्यवस्था राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, लोगों की सोच क्या है, इन सभी पर जोर दिया गया था। तो ये सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया था आधुनिक उपागम में, तो आपको भी याद रखना है। आगे लिखा गया है कि आधुनिक उपागम में प्रमुख है व्यवहारवादी उपागम, जिसमें मतदान, व्यवहार, राजनीतिक सहभागिता और जनमत का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है कि आधुनिक उपागम के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें व्यवहारवादी उपागम की, तो व्यवहारवादी उपागम यह देखता है कि इसमें मतदान, व्यवहार, इसका मतलब है कि लोग वोट कैसे देते हैं, राजनीति में कितना हिस्सा लेते हैं और जनता क्या सोचती है, इन सभी पे इनमें ध्यान दिया जाता है। आगे लिखा गया है कि प्रणाली उपागम, आगे इसमें आपको और लिखना है प्रणाली उपागम, जिसमें राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है और इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया समझी जाती है। इसका मतलब है कि प्रणाली उपागम राजनीति को एक मशीन या सिस्टम की तरह ही देखता है
और इसमें जनता की मांग को हम इनपुट बोलेंगे और सरकार के फैसले को हम आउटपुट बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच की प्रक्रिया को समझा जाता है, यानी इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया को समझा जाता है इसमें। आगे लिखा गया है कि संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, जिसमें राजनीतिक संस्थाओं की संरचना और उनके कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का मतलब होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि इस उपागम में देखा जाता है कि कौन सी संस्था है, यानी क्या स्ट्रक्चर है उसका, और उसका काम क्या है, यानी फंक्शन। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका कार्य क्या है, ये देखा जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। आगे लिखा गया है कि तुलनात्मक विकास उपागम, जो विकासशील देशों की राजनीति और राजनीतिक विकास का अध्ययन करता है। इसका मतलब है कि ये उपागम खास तौर पर विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन करता है। आगे लिखा गया है कि आधुनिक उपागम का महत्व यह है कि इन्होंने तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और व्यवहारिक बनाया तथा राजनीति को समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से जोड़कर समझने में मदद की। इसका मतलब है कि आधुनिक उपागम ने राजनीति की पढ़ाई को ज़्यादातर वैज्ञानिक, निष्पक्ष और वास्तविक बना दिया था। अब राजनीति को अकेले नहीं बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के साथ जोड़ करके समझा जाने लग गया था। तो आई होप कि क्वेश्चन ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेक अ क्रिटिकल कंपैरिजन ऑफ द सिस्टम एनालिसिस थ्योरीज ऑफ ईस्टन एंड आलमंड। तो अब इसमें आपको लिखना है कि राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन और गैब्रियल आलमंड ने राजनीति को एक प्रणाली के रूप में समझने का प्रयास किया है। इसका मतलब है कि इन दोनों विद्वानों ने कहा कि राजनीति को अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह समझना चाहिए। तो विद्वान का नाम आपको याद रखना है। एक का नाम है डेविड ईस्टन और दूसरा का नाम है गैब्रियल आलमंड। तो ये आपको नाम याद रखना है। आगे लिखा गया है इसमें कि दोनों ने राजनीति के आधुनिक और वैज्ञानिक अध्ययन के महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनके सिद्धांतों की कुछ समानताएं और कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। इसका मतलब है कि दोनों ने राजनीति को पढ़ने का नया वैज्ञानिक और आधुनिक तरीका दिया, लेकिन कुछ बात दोनों में एक जैसी ही थी और कुछ बात अलग अलग थी, यानी समानताएं भी थी और भिन्नताएं भी थी दोनों में। आगे लिखा गया कि उनके सिद्धांत पॉइंट नंबर 1 दिया गया है कि राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा है। तो अब आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट वाइज करके आपको आंसर भी इसी तरीके से लिखना है। तो इसमें लिखना है आपको ईस्टन के अनुसार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टन का। तो ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में मूल्य का अधिकारपूर्ण वितरण किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ईस्टन का कहना है कि सरकार यह तय करती है कि किसे क्या मिलेगा, कौन सा नियम बनेगा, यही राजनीति है। तो वह राजनीति को एक इनपुट आउटपुट प्रणाली के रूप में देखता है। इसका मतलब है कि जनता की मांग और सरकार के फैसले के बीच की पूरी प्रक्रिया इसमें चलती है। इनपुट का मतलब होता है जनता की मांग और जनता के फैसले का मतलब होता है आउटपुट। तो ये प्रक्रिया को यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। जबकि आलमंड के अनुसार राजनीतिक प्रणाली सामाजिक संरचनाओं और कार्यों का एक समूह है जो समाज में राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूरा करता है। तो अब आलमंड का क्या कहने का मतलब है? इनका कहने का मतलब है कि राजनीति कई संस्थाओं और उनके कामों से मिलकर बनती है, जैसे कि संसद, दल और दबाव समूह। तो इन सब से मिलकर के बना हुआ है राजनीतिक संरचना। इसमें आगे आपको और लिखना है कि उन्होंने राजनीति को संरचना और कार्य के आधार पर समझाया। उन्होंने किन्होंने? तो आलमंड ने समझाया है कि राजनीति में कौन सी संस्था है, वो क्या काम करती है, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन के रूप के आधार पर ही समझाया है। पॉइंट नंबर 2 लिखना है कि प्रणाली का विश्लेषण का आधार। तो पॉइंट नंबर 2 में हम सबसे पहले बात करेंगे ईस्टन की। तो ईस्टन के सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है इनपुट, यानी जनता की मांग और समर्थन पे ध्यान दिया जाता है ईस्टन के मॉडल में। और रूपांतर प्रक्रिया का मतलब है कि सरकार मांगों पर विचार करती है, यानी लोग क्या करते हैं, मांग करते हैं तो सरकार उन मांगों पे विचार करती है। और तीसरा पॉइंट दिया गया है आउटपुट। आउटपुट का मतलब है कि कानून और नीति बनाया जाता है, यानी नीति और निर्णय पर ध्यान दिया जाता है। और फीडबैक का मतलब है कि जनता की प्रक्रिया भी मिलती है।
तो इसका मतलब है कि ईस्टर्न ने प्रक्रिया पे जोर दिया है। तो ईस्टर्न का सिद्धांत क्या कहता है, ये प्रक्रिया पे जोर देता है। अब हम अगर बात करें आलमंड की, तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा गया है। तो यानी ईस्टर्न ने प्रक्रिया मॉडल दिया है। ईस्टर्न ने क्या किया है, प्रक्रिया मॉडल दिया है, यानी ये प्रक्रिया पे जोर देते हैं। ये जो मॉडल है ये प्रक्रिया पे ज़्यादा जोर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आलमंड का सिद्धांत क्या कहता है, तो आलमंड का सिद्धांत बताता है कि राजनीतिक संस्थाएं, इसका मतलब है कि संसद, सरकार, दल और दबाव समूह, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं आलमंड। राजनीतिक कार्य, यानी आलमंड ने संरचना और कार्य मॉडल दिया है। इसका कहने का मतलब है कि आलमंड ने क्या किया है कि संस्था के साथ साथ काम पर भी जोर दिया है, काम पर भी ध्यान देते हैं, यानी कार्य पर भी ध्यान देते हैं। संरचना के साथ साथ कार्य पर भी ध्यान देने का काम कौन किए हैं, तो वो किए हैं आलमंड का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 3 दिया गया है समाज और संस्कृति का महत्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न की। तो ईस्टर्न ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति को स्वीकार करता है, लेकिन उसे मुख्य रूप से पर्यावरण के रूप में देखता है। तो ईस्टर्न का ये कहने का मतलब है। लेकिन अगर हम बात करें आलमंड का, तो आलमंड ये बात बोलते हैं, राजनीतिक संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं आलमंड। उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर की अवधारणा विकसित की, इसीलिए आलमंड का दृष्टिकोण अधिक समाजशास्त्रीय है। तो इस पॉइंट नंबर 3 में समाज और संस्कृति का महत्व दिया गया। तो इसमें आपको आलमंड का भी बताना था और ईस्टर्न का भी बताना था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 दिया गया है तुलनात्मक राजनीति में उपयोग। तो अब आपको पहले ईस्टर्न के बारे में बताना है, उसके बाद आलमंड के बारे में। तो ईस्टर्न का मॉडल कैसा है, तो ईस्टर्न, उनका मॉडल बहुत सामान्य और सैद्धांतिक है। विकासशील और विकसित देशों दोनों पर लागू करने की कोशिश की है उन्होंने। और अगर हम बात करें आलमंड की, तो तुलनात्मक राजनीति के लिए अधिक व्यवहारिक मॉडल है आलमंड का मॉडल, और तीसरी दुनिया के देशों के अध्ययन में बहुत उपयोगी होता है इनका मॉडल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ईस्टर्न की आलोचना के बारे में लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि अत्यधिक अमूर्त और सैद्धांतिक है। वास्तविक राजनीति, संघर्ष और शक्ति संबंधों की अनदेखी की गई थी और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका कम स्पष्ट किया गया है इसमें। लेकिन अगर हम बात करें आलमंड की आलोचना की, तो पश्चिमी लोकतंत्र मॉडल पर अत्यधिक निर्भर रहता है ये, और विकासशील देशों की वास्तविक समस्याओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता है, और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को यांत्रिक कहा गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है समानताएं। तो दोनों मॉडल में क्या समानताएं हैं, अब आपको उसके बारे में जाना है। तो दोनों ने राजनीति को वैज्ञानिक और प्रणालीगत अध्ययन का विषय बनाया है। तो दोनों ने तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक दिशा दी है। तो दोनों ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा भी दिया है। तो दोनों में ये समानताएं है दोनों मॉडल में। तो अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो ये जो क्वेश्चन लिख रहे थे इसका आंसर, अब इसका निष्कर्ष क्या है, अब आपको उसको भी जानना है। तो इसमें लिखा गया ईस्टर्न और आलमंड दोनों ने राजनीति को एक प्रणाली के रूप में समझने का प्रयास किया, लेकिन ईस्टर्न ने राजनीति को इनपुट आउटपुट प्रक्रिया के रूप में देखा है, जबकि आलमंड ने इसे संरचना और कार्यों के आधार पर समझाया है। ईस्टर्न का सिद्धांत अधिक सैद्धांतिक है, जबकि आलमंड का सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अधिक व्यवहारिक और उपयोगी माना जाता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको देख लेंगे, उसके बाद हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन सिस्टम एनालिसिस एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। हिंदी में लिखा गया है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में प्रणाली विश्लेषण उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण दीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है प्रणाली विश्लेषण उपागम आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपागम है। इसका मतलब है कि यह तरीका नई राजनीति को पढ़ने का और इसमें वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखा गया है इस उपागम को मुख्य रूप से डेविड ईस्टर्न और गैब्रियल आलमंड जैसे विद्वानों ने विकसित किया है। इसका मतलब है कि इस विचार को डेविड ईस्टर्न, गैब्रियल आलमंड ने आगे बढ़ाया है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिसमें समाज से आने वाली मांगे और समर्थन राजनीतिक संस्थाओं द्वारा नीतियों और निर्णयों में परिवर्तित किए जाते हैं, फिर फीडबैक के माध्यम
से समाज में वापस जाते हैं। इस प्रकार राजनीति को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। तो इसका मतलब है कि राजनीति को अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखा जाता है। तो लोग सरकार से जो मांग करते हैं और सरकार जो समर्थन देती है वही इनपुट कहलाता है, और सरकार इन मांगों को कानून, नीति और फैसले में बदल देती है, इन्हें हम आउटपुट कहते हैं। तो जनता सरकार के फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, इसको हम फीडबैक बोलते हैं। और राजनीति कभी रुकती नहीं है, यह लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरीके से राजनीति को तथ्य के आधार पर और तुलना करके समझा जा सकता है। तो हम भारत, अमेरिका, ब्रिटेन आदि जैसे देश की राजनीति की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि यह उपागम विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली की तुलना करने में सहायक है, और यह बताता है कि राजनीतिक प्रणाली सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिकरण, संचार और संस्थाओं के कार्य को भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग बना दिया है। तो इसका मतलब है कि अब राजनीति पढ़ते समय लोगों की सोच, शिक्षा, मीडिया और संस्थाओं के काम सब पर ध्यान दिया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको लिखना है कि लेकिन इस उपागम की कई आलोचनाएं भी की गई है। आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत अत्यधिक अमूर्त और सैद्धांतिक है और तथा वास्तविक राजनीतिक संघर्ष, शक्ति संबंधों और वर्ग संघर्ष को नजरअंदाज करता है। यह उपागम राजनीति को बहुत अधिक यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिससे राजनीतिक परिवर्तन, क्रांति और सत्ता संघर्ष जैसी घटनाओं की सही व्याख्या नहीं हो पाती है। इसके अलावा यह मॉडल मुख्यतः पश्चिमी लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, इसीलिए विकासशील देशों की वास्तविक समस्याओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। आगे और लिखना है कि अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रणाली विश्लेषण उपागम ने तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक और वास्तविक दिशा दी, लेकिन यह राजनीति के सभी पहलुओं को नहीं समझ पाता है। इसीलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसे व्यवहारवादी, तुलनात्मक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था जैसे अन्य उपागमों के साथ मिलाकर के प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही लिखना है, यहीं तक लिखना था। तो आज का इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की इस क्लास में टोटल 5 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं मेजर पेपर 8 से, चैप्टर फर्स्ट से। ये सिर्फ चैप्टर फर्स्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो अगले क्लास में कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना है आपको, जो कि अभी काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से ही बचा हुआ है। काफ़ी बुक में आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।